नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो आज भोपाल में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा और आदिवासियों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे। पीएम आवास की राशि 1 लाख की जगह 2 लाख मिलने जा रहा है और शौचालय मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि अलग से मिलेगी। ये प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। श्रम मंत्रालय में जो लंबित पद हैं उन पर जल्द ही भर्तियां की जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आदिवासियों को पीएम आवास की तर्ज पर अब मकान दिए जाएंगे और पीएम आवास की जो आवंटित राशि है वो 1 लाख की जगह 2 लाख कर दिए जाएंगे। शौचालय और मनरेगा के तहत जो मजदूरी की राशि वो लोगों को अलग से मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए मिलते हैं। साथ में शौचालय का पैसा अलग से मिलता है, मनरेगा की मजदूरी मिलती है, लेकिन इसमें 2 लाख रुपया प्रति परिवार मिलेंगे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खरगोन पहुंचे। यहां सीएम ने रोड शो किया और इसके बाद सभा को भी संबोधित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने आज ही खरगोन में 182 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि निमाड़ का विकास योजना बंद नहीं की जाएगी, सभी योजनाएं चलती रहेंगी। योजनाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। सीएम ने जिले को नया रेल मार्ग देने का आश्वासन भी दिया है। तो एक तरफ पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया और उसके बाद निमाड़ को 182 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। जनता का विश्वास जिस प्रकार से भाजपा पे है और अब जो भाजपा का सरकार के बनने के बाद मतदाताओं का आभार करने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता ने खुले दिल से अपने नई सरकार का गठन का स्वागत भी किया है और विकास के मामलों में हमने भी आश्वस्त किया कि निमाड़ को कोई कमी नहीं आने लगी। सभी प्रकार के कामों को लेकर लगातार डिटेल में बात हुई है और समीक्षा करते हुए कई सारे कामों को तो अभी इस बजट में कई कामों को आने वाले चरणबद्ध रूप से जोड़ेंगे, उसका लाभ सब उठाएंगे। तो वहीं खरगोन में डॉक्टर मोहन यादव का एक अहम बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और निमाड़ के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस बार के बजट में निमाड़ को खास महत्व दिया जाएगा और जनता ने मोदी की बात पर विश्वास जताया है, बीजेपी को एमपी में जिताया है। इसके अलावा उज्जैन के इंगोरिया गांव में नए साल के दिन पत्नी ने पति और जेठ को गोली मार दी। 6 राउंड की फायरिंग महिला ने की है, जिसमें पति और जेठ की मौत हो गई। सिर में उनके गोली लगी और घायल जेठ ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि जो महिला का पति था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी महिला, जिसका नाम सविता है, उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पिस्टल उठाई और सरेंडर करने के लिए वो थाने की तरफ आगे बढ़ी। ये तस्वीर जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये हत्या के बाद हाथों में गन लिए वो सरेंडर करने के लिए थाने की तरफ आगे बढ़ रही है। और इस पूरी वारदात के पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद चल रहा था और उसके जेठ के खिलाफ इस महिला ने पहले भी केस दर्ज करवाया था। तो उज्जैन में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। सरिता नाम की एक महिला ने अपनी पति और अपने जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी और गन लेकर वो थाने पहुंच गई, सरेंडर कर लिया। प्रथम दृष्टया ये मालूम चला है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसने गुस्से में आकर जो है अपने पति और जेठ पर फायर किया है। तो पति की तो मौके पे ही डेथ हो गई है। जेठ भी फिलहाल सूचना मिल रही है कि जेठ का भी देहांत हो चुका है। तो पत्नी का ये कहना है कि जो ज़मीन है उसमें पति को हिस्सा दिया जाए, इस टाइप से कुछ बात रही है। तो प्रथम दृष्टया ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें और भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फैसिलिटी मौके पर गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के जो भी निर्देश हैं उस हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करके शीघ्र इसमें फाइनली अच्छी कार्रवाई करेंगे। तो अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। गोपाल भार्गव ने यह कहा है
कि 9 बार का जो जीता हुआ विधायक होता है वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता। मेरी बात कोई अधिकारी टाल नहीं सकता, ये गोपाल भार्गव ने कहा है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता 9 बार के विधायक रह चुके गोपाल भार्गव पिछले 20 साल से बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, 9 बार के विधायक बन चुके हैं। लेकिन इस बार की जो मोहन सरकार बनी है और उसकी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें गोपाल भार्गव को जगह नहीं मिली है, जिसके बाद गोपाल भार्गव ने सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9 बार का जो चुना हुआ विधायक होता है वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। तो कहते हैं भैया गोपाल भार्गव सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम गोपाल भार्गव बोल रहे, तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेकर कोई कलेक्टर तक अपनी बात से इनकार नहीं कर सकता, अपने काम के लिए मना नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं और 3 जनवरी को सीएम मोहन यादव जबलपुर आएंगे। 3 जनवरी को डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में एक आम सभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। इससे पहले वो जबलपुर में ही बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में कैबिनेट की एक बैठक कर सकते हैं और बैठक में शामिल होने के लिए मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री जबलपुर आएंगे। सीएम का ये दौरा महाकौशल में कांग्रेस को जवाब देने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रशासन अब सीएम के कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। देश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार जबलपुर आ रहे हैं और जबलपुर में 3 जनवरी को उनका कार्यक्रम जो है वो तय हो रहा है और यहाँ वो एक आम सभा करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मेलन भी यहाँ पर प्रस्तावित है और बड़ी बात यह है कि जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सबसे पहले मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूं जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड का। ये सेना का गैरिसन ग्राउंड है जहां वीवीआईपीज़ के इस तरह से जो बड़े कार्यक्रम हैं वो यहां पर होते हैं और तैयारियां बता रही हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर एक आम सभा को संबोधित कर सकते हैं और चूँकि लोकसभा चुनाव है, कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में यहाँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जा सकता है। और इस गैरिसन ग्राउंड में यहाँ एक आम सभा होगी, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि जबलपुर में बिजली कंपनियों का जो मुख्यालय शक्ति भवन है वहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक को संबोधित कर सकते हैं, बड़े फैसले उस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं और मुख्यतः उस पर सरकार का फोकस महाकौशल पर दिख सकता है। तो ये आंचलिक तौर पर इस पूरे क्षेत्र को फोकस में लाने के लिए ये माना जा रहा है कि एक बड़ा प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से होगा, जहां जबलपुर में कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले वो यहां पर एक आम सभा को भी संबोधित कर सकते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं से भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मुखातिब होंगे। और आने वाला समय जो लोकसभा का है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 लेकर बढ़ रही है, यानी 2024 में मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा की जो 29 सीटें हैं उन पर बीजेपी जीतना चाहती है और इस पूरी कवायद को बीजेपी के उसी लक्ष्य का एक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन इतना साफ है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री का यहाँ ये जो दौरा होगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला जबलपुर का दौरा होगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रशासनिक सूत्र हैं, जो शासकीय सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 जनवरी को जबलपुर में आएंगे। जबलपुर के इस गैरिसन ग्राउंड में एक आम सभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले वो शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक को भी संबोधित कर सकते हैं। उस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24। इधर भोपाल में नए साल के मौके पर जो नए मंत्री बने हैं उन्होंने मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। कई मंत्रियों ने यह कार्यभार संभाला है। राव उदय प्रताप की बात करें तो उन्होंने स्कूल शिक्षा और यातायात विभाग का चार्ज ले लिया है। तुलसी सिलावट ने जल संसाधन विभाग का दायित्व संभाला है, जबकि चेतन कश्यप ने MSME विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रतिमा बागरी की बात करें, उन्होंने तो नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। मंत्रालय के चैम्बर में पूजा पाठ की गई और बाकायदा दायित्व संभाला गया। प्रहलाद पटेल ने भी ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। तो नए मंत्रियों ने अब मोर्चा संभाल लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया और काम में अब तेजी आने की संभावना है। और जिस तरह से फोकस बीजेपी 2024 पर कर रही है,
जैसे केंद्र की सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर अब तमाम मंत्री जुट जाएंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, क्योंकि एमपी में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कई बड़े फैसले लेने की तैयारी कांग्रेस शुरू कर चुकी है। जिला स्तर पर कांग्रेस कई बड़े बदलाव कर सकती है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो 4 से 5 साल से जिलाध्यक्ष जो पदों पर काबिज हैं, ऐसे में अब उनको बदलने की मांग पुराने नेताओं ने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष युवा है तो जिलाध्यक्ष को भी ऊर्जावान और युवा होना चाहिए। पहली बार कांग्रेस के टॉप लीडरशिप ने मध्य प्रदेश की कमान युवा हाथों में सौंप दी है। प्रदेश नेतृत्व में इस जो परिवर्तन पर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े कई लोगों का यह मानना है कि यह फैसला काफी समय पहले ही हो जाना चाहिए था। तो बीजेपी अब कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कस रही है और कह रही कि कांग्रेस अब कुछ भी कर ले, उसका जो पतन जारी है वो जारी ही रहेगा। नतीजे एकदम उल्टे आए। इससे ये लगता है कि चुनाव हुआ है वो फेयर चुनाव नहीं हुआ है। उम्मीद तो ये की जाती है कि जब परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर नए लोग आएंगे, लेकिन पुरानों को अलग नहीं किया जाएगा, उनका भी लाभ लिया जाएगा। देखो, कांग्रेस जो सर्जरी कर रही है उसके परिणाम बिल्कुल एकदम सतह पे दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के राजकुमार ने यात्रा की भारत जोड़ो, और जिन जिन राज्यों से यात्रा गई वहाँ कांग्रेस के परखच्चे उड़ गए। असली गांधी की नकल करने के लिए नकली गांधियों को बहुत त्याग करना पड़ेगा। कांग्रेस को बचाना है तो जिस ईमानदारी से जिस गांधी का आप नाम लेते हो वैसा नहीं बनोगे तो कोई परिणाम आने वाले नहीं है। ग्वालियर के पिछोर से बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे के खिलाफ हत्या की कोशिश का जो केस अब दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। फरियादी रविंद्र यादव उर्फ लालू ने थाने में शिकायत की थी कि विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने रविवार रात करीब 11 बजे तेज रफ्तार वाहन से उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे वो बाल बच्चा। और वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। पुरानी छावनी पुलिस ने हत्या की कोशिश के धाराओं में अब मामला दर्ज कर लिया है और रात को ही दिनेश को हिरासत में ले लिया था। और अब पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि खुद विधायक ने भी फोन कर उसे बंद करने के लिए कहा है। वो भी उसकी नशे की लत के चलते परेशान है। पैसे के लेन देन को लेके एक परिवार के घर पर कुछ बदमाश 3 पहुंचे थे और उनका पैसे का लेन देन हुआ आपस में, और वहाँ पर उन्होंने कुछ फायरिंग की है। वो इसमें कोई भी हताहत नहीं है, लेकिन उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनके द्वारा जो फायरिंग की गई उसको देखते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उनके लिए तलाश के लिए पार्टियाँ लगी। आरोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनका जो जिसके घर में फायरिंग की है उनसे पैसे का लेन देन था। जो पैसा उनका बनता था, पैसा ना देना पड़े इसलिए वो उनको धमकाने के लिए गए। देवास में हुए अपहरण की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा दी है। एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया ने बताया कि कम समय में पैसा कमाने के चलते भावेश कट्टे के व्यापार में घर से निकला था, जहां उससे पूर्व के किराएदार हेमराज और उसकी पत्नी ने साथ ही 2 आरोपियों ने उसे बंधक बना लिया। आरोपियों ने 40 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर सफलतापूर्वक भावेश को मंदसौर से छुड़वाया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। को बुला आप लोग जानते थे क्या इनको? हाँ, ये पहले से परिचित थे। कैसे परिचित थे? किराए से रहते थे मेरा। कैसे रखा इन्होंने 3 दिन आपको? 3 दिन सर बांध के रखा था एक कमरे में। आपके साथ मारपीट भी करी सर, 2 बार मारपीट करी और बांध के रखा था 3 दिन तक। खाना कितने लोग थे? जो ये 5 लोग। भावेश और सिब्बू है, सन ऑफ ललित सोनी, जो कि यहाँ पे गंगानगर देवास के रहने वाले हैं। और 28 तारीख की बात है जब ये घर पे नहीं निकल गए थे और 29 तारीख को नहीं आए हैं, तो इनके परिजनों ने जानकारी दी और इसको हम लोगों ने ट्रैक करना प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने पर हम लोगों को ये ज्ञात हुआ कि हेमराज और आदि इन लोगों ने इनकी किडनैपिंग की है और हम लोगों ने इनको राउंड अप किया है। सीधी में सूने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है। डेनिहा गांव है जहां पर पूरा परिवार बांधवगढ़ घूमने गया था और चोरों ने करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी पार कर दी। साथ ही 50,000 रुपए नगद भी चोरी कर फरार हो गए। सीहोर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल बताया जा रहा है। बीती रात स्वप्न सिटी गेट के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
तो ये तस्वीरें देखिए सीहोर की, जहां पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर पलटी जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के बाद अब भोपाल रेफर कर दिया गया सीहोर से। गुना बस हादसे का अपडेट आपको बता दें। बस हादसे में मृतकों के डीएनए जांच अब पूरे हो चुके हैं। एसपी को 11 शवों की डीएनए जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। बस में सवार 12 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी, जबकि डंपर चालक एक व्यक्ति की मौत हुई थी। कुल मिलाकर 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी और 11 लोगों के शवों की डीएनए जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। दरअसल हुआ यह था कि इन 11 लोगों की मौजूदगी का पता वहां पर नहीं चल पाया था, क्योंकि बड़ी संख्या में शव वहां पर जले हुए थे। 12 लोगों की पुष्टि हो गई मृत्यु की, लेकिन इन 11 लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए इनके सैंपल्स कलेक्ट कर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इनकी जो डेड बॉडी है उन्हें उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। जबलपुर में नए साल की शुरुआत पुलिस ने एक बार फिर से नए प्रयोग से की। जबलपुर पुलिस ने शहर के 2 मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर दी। दोनों मुख्य मार्गों में सदर के भारत माता चौक से गणेश चौक और सिविल लाइन से चुंगी नाका से इलाहाबाद चौक तक सड़कें शामिल हैं। इन दोनों मुख्य मार्ग में केवल हेलमेट लगाने वालों और कार में सीट बेल्ट पहनने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। नए साल की शुरुआत जबलपुर की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सुधार के साथ कर रही है और एक नई कवायद को अंजाम दिया जा रहा है। 2 मुख्य मार्ग जबलपुर शहर के, उन्हें पूरी तरह से ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए तैयार किया गया है और इन मार्गों में ऐसे किसी भी वाहन चालक को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जो कि ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता हो। मसलन दुपहिया वाहन चालक जिसने हेलमेट ना लगाया हो और 4 पहिया वाहन चालक जिसकी ओर से सीट बेल्ट ना लगाया गया हो। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जबलपुर पुलिस नए साल का आगाज़ जो है वो कर रही है। आपको ट्रैफिक के यहाँ पर एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे जो हैं वो दिखेंगे। ये इन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है तो इन्हें एंट्री दी जाएगी। ये जो कार सामने से आ रही है तो इनकी ओर से यदि सीट बेल्ट लगाया गया है तभी उनको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, और जो ट्रैफिक नियमों का इस तरह से पालन नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही। जैसे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, एक महाशय है, इनकी ओर से हेलमेट धारण नहीं किया गया है जो इनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन अब इन्हें यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी और इन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रदीप शेंडे साहब हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और नए साल के शुरुआत के दिन से ही हमने शहर में हेलमेट सभी लोग अनिवार्य रूप से बाइक चलाते समय लगाएं और कार चलाते समय सीट बेल्ट धारण करें, इसलिए एक नई पहल चालू किया है। वैसे तो हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग जो बाइक चला रहे, कार चला रहे, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन कर ही इनका उपयोग करें, किंतु हमारा ये अभियान लगातार चलता रहता है और इसमें जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है कि सभी लोग 100% हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया अपन प्रयोग करते हैं प्रारंभिक तौर से, कि कुछ ऐसे रूट डिसाइड करते हैं जिसमें लोग अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं, और इन्हीं लोगों को हम लोग यहाँ से प्रवेश होने देंगे। तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ कुछ बदलाव हो रहे हैं, बदलाव बेहतरी के लिए हो रहे हैं। मसलन जबलपुर शहर का ट्रैफिक सुधरे, लोग यातायात नियमों का पालन करें, इसके लिए हम कहें कि एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जबलपुर शहर के 2 व्यस्त मार्गों का चुनाव किया गया है, जहाँ पर प्रवेश सिर्फ उन्हीं वाहन चालकों को दिया जाएगा जो यातायात नियमों का पालन करेंगे। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24। भोपाल में कोरोना का एक और नया मरीज मिल चुका है। इसके बाद अब भोपाल में 12 एक्टिव केस हो चुके हैं। 37 सैंपल्स की जांच कर ली गई है, जबकि 10 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 2 अस्पताल में भर्ती हैं। इंदौर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। बुजुर्ग और एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 तक जा पहुंची है और एक ही महीने में इंदौर शहर में कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। तो कोरोना मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। मध्य प्रदेश और भोपाल और इंदौर की ये आंकड़े आपके सामने।
इधर श्योपुर से चीता ज्वाला के शावक की तस्वीर सामने आई है। 9 महीनों का जो शावक है ये स्वस्थ दिख रहा है, जिसे बाड़े में देखा जा सकता है। तो चीता ज्वाला के इस शावक की ये तस्वीर, ये 9 महीने का बताया जा रहा है और स्वस्थ दिख रहा है। तो नए साल की सुबह ग्वालियर शहर भर के मंदिरों में आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ दिखी। यहां लोगों ने नए साल की शुरुआत भक्ति और आस्था के साथ की। प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे। लोगों का कहना था कि वो साल के पहले दिन की शुरुआत अपने आराध्य देवता के दर्शन से कर रहे हैं। सब लोग यही मांगते हैं बाबा से कि नया साल उनके जीवन में नई खुशहाली लेके आए, सब लोग निरोगी हों और सबके जो बाबा हैं जो कष्ट दूर करें। भोले बाबा के दर्शन करके और जीवन में सब कुछ अच्छा हो। ये साल बहुत अच्छा निकले हम लोगों का। आज क्या है कि सोमवार भी है और नया वर्ष भी आज से प्रारंभ हुआ है अंग्रेजी उसके हिसाब से, और बाबा के भक्त जो है अपना जो है नया वर्ष मंगलमय करना चाहते हैं। बाबा के लिए कोई कठिनाई नहीं है, बाबा के लिए तो लगे हैं लोग भक्तों में लाइन में। भीड़ कितनी है? बहुत। एकदम नया साल फिर सोमवार और महाकाल के भक्त है सारे, तो आना ही आना है। नए साल पर हम बाबा महादेव के चरणों में अपना समर्पित करना चाह रहे हैं हम। और जैसा देखा जा रहा है ऐसा लग रहा है कि उज्जैन के महादेव हो, उज्जैन आ चुके हैं अपन। नए साल पर दतिया की शक्तिपीठ माता पीताम्बरा में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अनुमान है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। पीताम्बरा दरबार में मत्था टेकने के बाद श्रद्धालु महाभारतकालीन भगवान बनखंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते दिखे। साथ ही माता धूमावती से आशीर्वाद भी लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।